नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप यंग बाइट्स के साथ। मैं प्रिया कोल। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं अमर बलिदान ट्रस्ट के प्रेसिडेंट AK रैना जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह से अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए जो सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम बात करें कश्मीरी पंडित समाज की, तो जो मेखल यज्ञ पवित्र जिसे कहते हैं वो बच्चों का किया जाता है। तो जो लोग वो नहीं कर पाते अपने बच्चों को, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों का यज्ञ पवित्र कर पाए, तो ये लोग जो ये ट्रस्ट है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों की जो यज्ञ पवित्र है वो करवाते हैं। तो आज हम इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन किन लोगों की जो मेखल्स और कितने बच्चों की आज तक इन्होंने अपने ट्रस्ट में मेखल्स की हैं। तो पहले तो सर आपका यंग बाइट्स में स्वागत है। सर, जिस तरह से आपकी ट्रस्ट एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जो लोग अपने बच्चों की मेखल की बात करें नहीं कर पाते हैं, तो आपकी ट्रस्ट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेखल है वो प्रोवाइड करते हैं। तो कितने टाइम से मतलब जो ये मेखल्स बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग, तो आप बता दें। सबसे पहले स्वागत आपका। आप आए, आपने हमारी ट्रस्ट के बारे में जानना चाहा। असली ये ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट काफ़ी समय से चल रहा है। जब से पलायन हुआ उसके बाद अमरनाथ वैष्णवी जी और हीरालाल चत्ता जी, मल्ला मोतीलाल मल्ला जी को एक समय ऐसा आया 2-3 साल के बाद 93-94 में उनको मन में आया ये विचार कि बच्चे ऐसे हैं कि हम अपने संस्कार कैसे इन बच्चों को दे दें, ताकि हमारी जो मेन कल्चर है उसको कैसे अलाइव रख सकते। तो उन्होंने के दिमाग में एक मन में आया विचार, तो उन्होंने ये अमर बलिदान ट्रस्ट स्टार्ट किया। अमर बलिदान ट्रस्ट जब स्टार्ट हुआ तो इनका जो दायित्व बनाया गया उसमें एक ट्रस्ट के बाइलाज में, तो उन्होंने कहा कि हम एक तो ये यज्ञोपवीत करेंगे, एक तो बच्चों को जिनको कोई मुश्किलात है पढ़ने में उनकी सहायता करेंगे, या उस वक्त वो मेडिकल कैंप भी करते थे। और उसके अलावा उनका ये था कि अगर कोई बच्ची है उसको शादी वादी होनी है तो उनकी रिसोर्सेज कम है, उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते थे। ट्रस्ट का यही था कि हम अपने कल्चर को कैसे अलाइव रख सकते हैं और बच्चों को कैसे संस्कार दें। मेन यही मुद्दा था उनका। तो इस ट्रस्ट में शुरू से ही मैं एक मेंबर रहा। तो वो उन्होंने बड़ी मेहनत की इस ट्रस्ट के लिए, तो इस ट्रस्ट को रजिस्टर करवाया। रजिस्टर के बाद इसको ATG भी है। तो इनका यही रहा कि हर साल 20-30 बच्चों को वो ये यज्ञोपवीत का करते थे। पहले ये समाज सुधार में हुआ, वहाँ पे 2-3 बार वहाँ ये यज्ञोपवीत का कार्यक्रम हुआ। तो समय बदलता गया। हमारी वैष्णवी साहब और हीरालाल जी उनकी देहांत हो गया। वो तो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उनका जो अनथक कोशिश रही कि अपनी कम्युनिटी को कैसे हम हेल्प करें ताकि वो आगे बढ़े। उन्होंने हर फील्ड में कम्युनिटी को हेल्प करने की कोशिश की, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड है या कोई कभी ये हमारे जो हेल्प कराना था टेंट्स लगाने के लिए या कहीं एकोमोडेशन के लिए, तो वो तो शुरुआत में ही था। ये सारा गीता भवन से होता था। लेकिन बाद में जब समय गुजरता गया तो फोकस रहा फिर इस काम पे, यज्ञोपवीत पे भी। तो इसमें शाला साहब थे, बकाया साहब थे मेंबर्स, और मैं मेंबर रहा। इसके साथ साथ में हमारे चत्ता साहब सुभाष जी हैं एक मेंबर। बहुत सारे मेंबर्स मिलके इस काम को आगे ले लिया, और इसके लिए इन्होंने सब लोगों ने, कम्युनिटी के लोगों ने खुले दिल से कुछ दान दिया इस काम को करने के लिए। वो भी एक्सपोज तरीके नहीं कि मैंने दे दिया, मैंने जिसको जो मन में विचार आता है, जब भी हम ये कार्यक्रम करते हैं वो पैसा देते हैं, तो और हम ये काम करते रहते हैं। बात ये रही कि मेरे को जब उनकी हमारे चत्ता साहब और वैष्णवी जी इस दुनिया से चले, तो उनके बाद यहाँ पर RK रैना जी इसके प्रेसिडेंट बने, अमर बलिदान ट्रस्ट और आस्क PC के। तो उन्होंने भी अपने टाइम में थोड़ा सा इसमें योगदान दिया, लेकिन वो थोड़ी सी
सेहत उनकी ठीक नहीं रही तो वो ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो मुझ पे ये ज़िम्मेवारी छोड़ी उन्होंने। तो मेरे को भी अब तीसरा साल ये है, 3 साल से मैं इसका ये काम कर रहा हूँ। तो इस दौरान में हमने मल्ला साहब भी आते हैं दिल्ली से, वो दिल्ली में मोस्टली रहते हैं, तो इस काम को हम आगे ले ही रहे हैं। और पिछले 3 सालों में हमने ये कार्यक्रम किया। हर बार 17, 18, 20 बच्चे को हम यज्ञोपवीत करते हैं। इसका तरीका ये होता है कि हमारे को पहले हम एक शारदा रेडियो या ये पेपर में हम निकालते हैं कि भाई बच्चे जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम यज्ञोपवीत कर लें, तो वो अपना रजिस्टर करवाए। जी सर, इस साल जिस तरह से कोविड के चलते तो ये फंक्शन नहीं हो पाया होगा। जिस तरह से आपने कहा कि एक साल में आप 18 से 20 बच्चों की इकट्ठे मेखल प्रोवाइड करवाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली, तो इस साल ये क्या फंक्शन आपने नहीं हो पाया? नहीं, इस साल नहीं हो पाया। मैं थोड़ा सा इसमें एक एलाबोरेट करूँगा आपको कि जब हम ये ऐड निकालते हैं या वहाँ रेडियो शारदा से 1-2-3 महीने पहले हम ये काम करते हैं, ताकि पेरेंट्स को पता लगे तो वो आते हैं, वो रजिस्टर कर लेते हैं अपना नाम, क्योंकि हमें भी आइडिया लगे, उसी हिसाब से हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन की कुछ फ़ी वगैरह रहती है? रजिस्ट्रेशन की हमने थोड़ा सा फीस रखते हैं, कभी 200 कभी 300, बस जस्ट जो नहीं आता है उसको हम वापस भी देते हैं। तो लेकिन ये रजिस्ट्रेशन इसलिए करना पड़ता है कि हमें उसी हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो इस पिछले साल जब हमने किया था तो पिछले 2 टर्न में हमने करालबाब आश्रम में बंद तालाब में किया। बड़े लोग आते हैं, 600-700 लोग खाना खाते हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम रहता है, बिल्कुल जिस तरह से हम घर में करते हैं उसमें, और हम कोई फ़र्क नहीं रखते हैं। हर प्रकार की सुविधा हम प्रोवाइड करते हैं। खाना वहाँ पे जितना भी उनका जो ड्रेस वस होता है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हमारे को सब लोग योगदान देते हैं, जितने भी हमारे परिवार के लोग, कश्मीरी पंडित परिवार के लोग हैं, वो योगदान करते हैं। और वो देख के हर बंदा आता है। उस दिन प्रसाद जैसा होता है हमारा, तो प्रसाद भी बांटते हैं हम उस दिन। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो लेकिन इस साल में हम ये नहीं कर पाए कोविड की वजह से। बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ गई है, बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया कि भाई आज इस साल ये डिले हो गया। मैंने कहा इस साल तो पॉसिबल नहीं है, 700-800-900 लोगों को इकट्ठे करना इस साल पॉसिबल नहीं है। मार्च अप्रैल में देखेंगे, अगर मार्च अप्रैल में हमारे पास थोड़ा सा कोविड का ठीक हो जाएगा तो हम ज़रूर ये काम कर लेंगे। तो पिछले साल में हम ज़्यादातर हमारे पास जो लोग, क्योंकि हमारा कार्यक्रम जो है ये रिलीजियस कार्यक्रम है, इसमें भजन, रिलीजियस भजन ही होते हैं। मेहंदी रात होती है, देवगुन होता है, उसके बाद मेखल होती है। तो रात में हर शाम को भजन कीर्तन होते हैं, और भजन कीर्तन में बड़े बड़े महात्मा लोग आते हैं। तो मैं बड़ा आभारी हूँ करालबाब आश्रम को, वो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो जगह देते हैं, साफ़ सुथरी जगह, पवित्र जगह बना के। उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। हर वक्त वो हमारे साथ रहते हैं और हमें इस काम में योगदान कर लेते। साथ में मैं उन जो हमें इस काम के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो खुले दिल से, खुले मन से पैसा इसके लिए जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना देते हैं। तो उस पैसे से तो हम सब अरेंजमेंट कर लेते हैं उससे। तो हमारी जो अपनी संस्था में लोग हैं, मेरा जनरल सेक्रेटरी शुभन जी है, इसी तरह से हमारे कार्यकर्ता रामकृष्ण पंडिता है, और ये महाराज कृष्ण कोल है, महाराज कृष्ण, और उसके साथ साथ में मेरे वली साहब हैं, रतनलाल वली, अशोक जी हैं, पीके रैना है, जो हमें मनमोहन जी हैं। ये एक कार्यक्रम हम इकट्ठे मिलके, मैं ही नहीं करता, मिलके ये जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं बहुत अनथक मेहनत करते हैं इस काम के लिए। तो इन्हीं की वजह से ये आगे चल रहा है। तो मैं तो बस खाली, मेरी तो यही डायरेक्शन है भाई यहाँ ये करेंगे, समझो मेरी ये गाइडेंस ही है। तो काम करने वाले तो वही लोग हैं, सब काम वो कर लेते हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि हर बंदा हमें
सहयोग देता है और हर बंदे के साथ साथ हम इस काम को अंजाम देते हैं। साथ में मैं ये भी कहूँ कि मल्ला साहब हमारे दिल्ली से आते हैं, पूरा 15 दिन यहाँ रहते हैं, 10 से 15 दिन रहते हैं, ताकि ये काम, क्योंकि मल्ला साहब बड़े पुराने एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं इसमें, वो उनका साथ ये वैष्णवी जी के साथ, हीरालाल चत्ता जी के साथ, सबके साथ रहा है। तो वही आते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, पर्टिकुलरली वैदिक नॉलेज में। हर बार जब ये कार्यक्रम ख़त्म होता है तो वो अपनी तरफ से सारा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और साथ में वो उम्बूर वस्सा का मंत्र जब बच्चे जब यज्ञोपवित्र दूसरे दिन चेंज करते हैं तो उनको उसका महत्व बताते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनको पास कर देते हैं ताकि वो उसके साथ जुड़ जाएं। मैं इसमें यही कहूँगा कि कुमार जी हमारे ये गढ़ी से आते हैं, वो, और कुमार जी जो यहाँ है मुट्ठी में, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। अशोक जी कोल पिछले साल जनरल सेक्रेटरी जो बीजेपी के, वो भी पिछले साल आए थे। हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब आए थे। हर कोल साहब, मतलब कोल जी आए थे। हर बंदे, हर प्रकार के। हमारा एक और इम्पॉर्टेंट बंदा जो है काशकारी जी, वो दिल्ली से आते हैं इसी काम के लिए, ताकि ये काम पूरा हो जाए। और उसकी इन्वॉल्वमेंट भी ये है, वो हर प्रकार से देखता है कि हर बच्चे की सुविधा ठीक तरह से मिले, और उनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन पास करना, कि हायर एजुकेशन में बच्चे कहाँ जाएं, किस कोर्स को ले लें, तो वो उसको उसमें मदद कर लेते हैं। इसी तरह हमारे भारत भूषण जी हैं, गोसानी जी, वो भी इसमें पार्ट कर, मतलब सब आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसमें। शुभम जी पंडिता है, सारे मिलके ये काम करते हैं। मैं कहूँगा मैं ही करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, ये सारे लोग मिल के इस काम को अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि अब नेक्स्ट ईयर, अब 2021 में आप ये करेंगे, मार्च या अप्रैल में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके पास इतनी रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं जो आप वो करेंगे, या कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन भी लेंगे आप? अभी तो ऐसा है कि आज के डेट में हमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं की है। फ़ोन आते रहते हैं मेरे को कि क्या इस साल, हम मोस्टली ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में करते थे, लेकिन इस साल तो अब रह गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर कब डेट, कौन सा डेट पॉसिबल है, क्योंकि इसमें गुरुजी भी ढूंढना पड़ता है, बाकी चीज़ों से अरेंजमेंट करना, इसमें 3-4 महीने लग ही जाते हैं। 3-4 महीने में ये काम हो जाता है। तो 3-4 महीने की में हम तैयारी करते हैं, और फिर ये उनसे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जिनको करना है, जिनके बच्चे चाहते हैं कि हम यज्ञोपवित्र का कार्यक्रम करें, वो आते हैं, वो रजिस्टर कर लेते हैं। फिर बाद में रजिस्टर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं आप बता दीजिए। बस हम उनको कहते हैं कि अपना नाम, अपना पता, और हमें बता दो कि, और हम ज़्यादातर ये भी पूछते हैं उनको कि उनकी माली हालत कैसी है, कि सो दैट हम ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, उनको जिनकी हालत घर में इतनी ज़्यादा नीडी लोग होते हैं, जिनकी रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। बाय एंड लार्ज लोग आते रहते हैं, अपना नाम रजिस्टर कर लेते हैं, तो वी डू इट। इसमें कोई ज़्यादा क्राइटेरिया ये नहीं रहता है, और हम ये चाहते हैं कि इसकी जो असली भावना है, उस भावना को वो उस लिहाज से ले लें, ताकि उनके संस्कार ठीक ठाक रहे। जिस तरह से आपने बताया कि आप जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी मदद करते हैं, स्टूडेंट्स की। सर, जो हमारी अगर कश्मीरी कम्युनिटी की बात करें, इस टाइम पे जो इस टाइम पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वही आगे कल का फ्यूचर रहेगा कश्मीरी कम्युनिटी का। तो पढ़ाई के साथ साथ क्या उनको आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसे संस्कार दे जो कश्मीरी कम्युनिटी के बारे में उनको पता चले कि क्या हमारी कम्युनिटी थी और क्या इन्होंने फेस किया, और किस तरह से अब हम आगे बढ़ना चाहिए? हमारा एक लक्ष्य यही था, जो ये ट्रस्ट के जो बाईलाज हैं, और ट्रस्ट में जो भी मेन एजेंडाज डिफ़ाइन किए गए हैं, उसमें यही है कि बच्चों की हेल्प करना, उनको गाइड करना। जब भी सेशन ख़त्म हो जाता था, नया सेशन स्टार्ट होता था, तो हम हर एक कैंप स्कूल में जाके कुछ न कुछ बच्चों, जो गरीब बच्चे होते हैं, डिज़र्विंग बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा बहुत स्टेशनरी एक्स्ट्रा देते हैं। साथ में हमारे काशकारी साहब और हमारा जो था काउंसलिंग सेंटर था, उसमें काशकारी जी हमारे उनको सारी काउंसलिंग के बारे में, जो क्लास 12th पास करके वो कहाँ जाए, किस कोर्स को वो ले ले, तो उस कोर्स को भी वो फॉलो कर लेते हैं।
तो ताकि उनको एडमिशन और वहाँ डिफरेंट कॉलेजेस का पता लगे। ये दूसरा कार्यक्रम है। तीसरा कार्यक्रम इस ट्रस्ट का है कि अगर कोई गरीब बच्ची है, उसको कुछ ज़रूरत है शादी के टाइम, हम कोशिश करते हैं उसको भी हेल्प करने की। चौथा कार्यक्रम था इनका हेल्थ का। पहले हम हेल्थ का यहीं से देते थे, किसी को अगर दवाई लाने के लिए पैसा वैसा, बट वो हमने फिर बंद कर दिया क्योंकि हमारे पास कश्मीर मेडिकल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट आया है, KMECT से नाम से, जो हर बीमार को हॉस्पिटल में जितना भी खर्चा होता है वो कवर कर लेते हैं। हम उनके एक कंट्रीब्यूटर बने हैं, अमर बलिदान ट्रस्ट भी, इसी पर्पज़ के लिए कि एक ही जगह से अगर वो काम हो रहा है तो हम भी उनकी मदद करें। और वो फिर जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है हम उनको रेफ़र करते हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट उनमें फॉलो हो जाती है वो उनको मदद कर लेते हैं। वही वहाँ वो संजय जी हैं, सुनील जी हैं, भजन साहब है, वो ये काम बड़ी खूबी से करते हैं और सब लोग जानते हैं कि KMECT हेल्थ का काम। जी सर, जिस तरह से कोविड के चलते क्या हेल्थ के जिन लोगों को प्रॉब्लम्स आई तो उनकी मदद की गई? अभी वो तो कोविड के हिसाब से तो मुझे लगता है इतना नहीं हुआ। अगर किसी को अभी मैंने देखा कि पिछले दिनों किसी के एक्सीडेंट हुआ था, वो दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो किसी की किडनी की ट्रांसफ़र हुई थी, उसको भी ऐसे कोविड के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं। नहीं, जिस तरह से कोविड के चलते क्योंकि लोग डर रहे थे कि हॉस्पिटलों में जाना, डर था उनके मन में, तो जिस तरह से अगर आपकी ट्रस्ट ये काम करती है तो आपकी ट्रस्ट के द्वारा लोग मेरा अमर बलिदान ट्रस्ट कोविड के लिए और हेल्थ के लिए नहीं कर रहा है, ये KMECT कर रहा है। KMECT वाले बाकी जितनी भी बीमारियां हैं, कभी कोई बीमार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी की हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसको जितना भी पैसा 4 लाख 5 लाख 3 लाख जितना भी पैसा लगता है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डायरेक्ट हॉस्पिटल को या किसी को मेलिग्नेंसी है उसको दवाई देते हैं, वो दवाई प्रोवाइड करते हैं, ये उनका ही काम है। इसके अलावा मैं ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जम्मू विंग का। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज दिल्ली में इनकी ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीरी पंडितों की, जो हर स्फीयर को देखती है ऑल इंडिया लेवल पे। इनके एफिलिएट्स कम से कम जितने स्टेट्स हैं उतने एफिलिएट्स हैं इनके, उस एफिलिएटों के माध्यम से जो भी कार्रवाई आती है उनके पास वो कर लेते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन का चल रहा था, तो आपका लंबा तो नहीं हो जाएगा, डिलिमिटेशन का चल रहा था। डिलिमिटेशन हम कहते हैं एम्पावरमेंट, हर बंदे को एम्पावरमेंट होनी चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। कश्मीरी पंडित को 30 साल से हम पलायन कर चुके हैं, हमें 30 साल के बाद भी वो फंडामेंटल राइट्स हमारे ख़त्म हो गए। उसके लिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है। हम कहते हैं कि हमारे लिए भी 3 सीटें कम से कम, तो एक पार्लियामेंट की सीट, इस पे जो स्टेट सेंट्रल लेवल पे ये जो बातें हैं, इस पे हमने ऑल इंडिया कश्मीरी समाज इन पे बात करता है और गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट कर लेता है और अपनी रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करता है। तो उस हिसाब से वो ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की ये काम कर लेता है। इसी तरह से अभी देवनागरी स्क्रिप्ट पे बात हुई थी कि कश्मीरी लैंग्वेज आ जाएगी, हमारे बच्चों को कौन सी कैसे, नस्तालिक तो वो पढ़ नहीं सकते हैं बिकॉज़ वो हिंदी मीडियम में है, उनके लिए ये पर्टिकुलरली देवनागरी स्क्रिप्ट में कश्मीरी लैंग्वेज उनको पढ़ने की। इसी तरह से अगर कोई कार्यक्रम, अभी जब कोविड का मसला हुआ, कई लोगों ने जॉब खोई, तो उनको जॉब खोने की वजह से उनको घर का गुजारा नहीं चला, तो ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने उनको मदद किया, अभी उनको मदद किया। रिसेंटली मैंने भी एक लड़की थी जिसकी शादी होने वाली है, उसको अमर बलिदान ट्रस्ट ने भी कुछ पैसा। जी सर, अमर बलिदान ट्रस्ट की बात करूं, बहुत अच्छा काम कर रही है ट्रस्ट, लेकिन सर बात करूं कश्मीरी कम्युनिटी के उन बच्चों की जो पढ़े लिखे नौजवान हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, क्या काम कर रही है उन बच्चों के लिए ट्रस्ट? अमर बलिदान ट्रस्ट तो मान के चलूँ तो उसमें कोई योगदान उनका नहीं तो आने वाले टाइम नहीं, में मैं इसके लिए योगदान कर रहा है ऑल इंडिया कश्मीरी समाज। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने जो भी अनएम्प्लॉयड हैं
उनके लिए वो वे आउट फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ में। उनके लिए वो हमारे जो प्रधान है कर्नल तिक्कू, और वहाँ पे है हमारे भजन साहब है जनरल सेक्रेटरी, वो कहीं ना कहीं उनको स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए देखते हैं कि भाई अगर कहीं पॉसिबल हो किसी कंपनी में तो उनका प्रोफाइल ला के उनको रिकमेंड करते हैं। तो फिर वो पास इंटरव्यू देना पड़ता है वहाँ। तो अगर वो सेंट्रल लेवल पे है, क्योंकि उनका अप्रोच हर एक स्टेट में है, हर एक स्टेट में उनकी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी है लिंक है। तो यहाँ पर भी हमारे मिस्टर वारिकू हैं, यंगस्टर है एक, वो अभी सेक्रेटरी बना है, तो उनका भी योगदान रहा है इसमें। वो आजकल ये वो एंटरप्रेन्योर बना है यहाँ पे। वो इंजीनियर है बेसिकली, लेकिन उसने अपनी फैक्ट्री लगाई है। तो वो भी यही हर वक्त कहता है कि यंगस्टर्स के लिए मैं क्या कर सकूँ। तो उसकी इच्छा भी है कि हम सारे यंगस्टर्स को मिला के कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर लें या कहीं ना कहीं उनके लिए जॉब ढूंढें। जी सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे, जो अमर बलिदान ट्रस्ट है, इसका ऑफिस कहाँ पे रहेगा और क्या टाइमिंग रहेगी? जो लोग देख रहे होंगे अभी आपको, तो उनके मन में यही सवाल रहेगा इस टाइम पे कि अगर वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं आपके ऑफिस में, या कुछ भी किसी भी हेल्प के लिए आपके पास पहुँचना चाहते हैं, तो किस तरह से पहुँचेंगे वो? अमर बलिदान ट्रस्ट जो है ये मुट्ठी में है, शारदा रेडियो के नीचे उनका ऑफिस है, उसको लोअर रूपनगर कहते हैं। हमारा ट्रस्ट का ऑफिस आजकल कोविड की वजह से बीच बीच में खुलता है, लेकिन जनरली ये सुबह 11 बजे से 2 बजे तक खुला रहता है। वहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, जब भी किसी को चाहिए तो वो वहाँ पे कनेक्ट करके वहाँ से ही उनको पता लगेगा कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कब होगा, तो कब हम इस कार्यक्रम को फिर से कर लेंगे। तो साथ में किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो, हाँ वो भी आ सकते हैं, डेफिनेटली वो भी आ सकते हैं। उनको भी हेल्प के लिए अगर चाहिए तो हम, अगर एलिजिबल जितने भी क्राइटेरियाज़ है उसमें फॉल करता होगा तो डेफिनेटली हम तो सेवा के लिए बैठे हैं। अगर किसी को हमारे हाथ पाँव लगें तो वो सबसे बड़ी बात होती है। साथ में ये भी मैं कहूँगा कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई अब ये उनको समझना चाहिए ये हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, फ़र्क तो कुछ नहीं है, जैसे वो हैं वैसे हम भी हैं। ये मेरा पर्सनल ट्रस्ट नहीं है, ये आप सबका है। मतलब सब हाँ, उनको लगना चाहिए कि हम घर ही आ रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं। कोई इसमें चिंता करने की, ये उन बुज़ुर्गों ने जिन्होंने हमारी कौम के लिए इतना काम किया है शुरू से ही। मैं कहता हूँ ना, अमरनाथ वैष्णवी जी, हीरालाल चत्ता जी, या ये मल्ला साहब, इन्होंने ये बनाया है स्टार्ट में, तो हमने साथ दिया है और अभी भी चल रहा है। उनका योगदान ही है। तो आगे भी मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी युवा लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी एज बड़ी है। युवा लोग जुड़े ताकि इसको आगे वो ले जाएं। काम तो वही होता है जो अगली जो हमारी जनरेशन है, नई यंग जनरेशन, उनको भी पता लगे हम क्या कर रहे हैं, तो वो आगे इसको आगे ले सकते हैं। ये मेरा अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें आगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा एक मुद्दा है जिस पे मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स आल्सो जुड़ जाएं इसके साथ, तो वो भी ये काम आगे ले जाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल यंगस्टर्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। जी तो आगे बढ़ाने में। जी, आप साफ तौर पे सुन रहे थे ए.के. रैना जी को, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अपनी कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। जो इनकी ट्रस्ट है, मैं बताना चाहूँ अमर बलदेव ट्रस्ट, जो उन्होंने बताया आपको एड्रेस। तो अगर कोई भी जो देख रहे हैं यहाँ पे इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, बच्चों का अगर पढ़ाई के लिए उनके पास बुक्स नहीं है या किसी भी चीज़ की नीड चाहिए, तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम उनकी मदद करते हैं। और इन्होंने जिस तरह से कहा कि जो ये यज्ञ पवित्र का फंक्शन करते थे, इस साल कोविड के चलते वो नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये करेंगे वो फंक्शन। तो जो लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो ऑफिस आ सकते हैं और रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। अगर इनको लगेगा कि ये स्टार्ट होने वाला है तो वो आपको बता देंगे। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे कि कितना अच्छा अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं ये लोग, सब मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम एक फैमिली की तरह ये मिल के काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। और जो कश्मीरी पंडित यंगस्टर्स हैं, तो उनको भी आगे आना चाहिए, इनके साथ मिल के काम करना चाहिए, ताकि जो आगे आने वाले टाइम पे ये इसी तरह से ट्रस्ट चलती रहे और ये हेल्प जो नीडी लोग हैं उनकी मदद होते रहे। इसी तरह जुड़े रहे आप यंग बाइट्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील पंडित के साथ। धन्यवाद।